जिस वीडियो का आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, आ चुका हूं मैं वो वीडियो लेकर आप सभी लोगों के सामने। जी हां, क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जी हां, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए शत्रु भी होते हैं और हमारे मित्र भी होते हैं। तो किस प्रकार से वो एनिमीज़ का कार्य करते हैं और किस प्रकार से वो हमारे फ्रेंड के रूप में वर्क करते हैं, आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने के लिए आप लोगों को मिलने वाला है। आप चाहे किसी भी क्लास से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे आप लोग 4th क्लास के हों, चाहे 5th क्लास के हों, चाहे 6 हो, चाहे 7th हो, या फिर आपका खुद का क्लास 8th ही क्यों ना हो, ये सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें काफ़ी कुछ आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संबंधित बातें बताई गई हैं और किस प्रकार से वैक्सीनेशन के रूप में हम लोगों को इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग अपने आप को बचाव कर सकते हैं, किस प्रकार प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखोगे। अगर आप क्लास 8th में हो तो आप लोग अपनी बुक को ओपन कर सकते हो और इस वीडियो को प्रॉपर रूप से सुन सकते हो, समझ सकते हो, और जितने भी एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन है वो अपने आप से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ओपन कर लीजिए अपनी अपनी बुक्स, क्योंकि आज मैं आप सभी लोगों को चैप्टर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। जी हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो हमारे दुश्मन होते हैं कि हमारे मित्र होते हैं, ये सब कुछ आज मैं बताने वाला हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, वैसे तो बेसिकली मैं क्लास 8th में बिल्कुल कुछ नहीं सब पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्लास 8th के सभी स्टूडेंट मेरे जान परिचितों में से एक हैं, तो उन सभी को मैं एज आ टीचर आप सभी लोगों को सारे चैप्टर्स एक एक करके समझाता चलूँगा। आप लोग उसको वॉच जरूर कीजिए, एंड तक जरूर वीडियो देखें। चलिए स्टार्ट करता हूँ क्या यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली नाम से लग रहा होगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज़्यादा जो माइक्रो होते हैं, माइक्रो मतलब जब सबसे ज़्यादा सूक्ष्म, ठीक है, बहुत ही छोटे होते हैं, इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, जिस वजह से इनका नाम रखा गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये हमारे मित्र हैं या फिर हमारे शत्रु हैं, इसी को आज इस चैप्टर के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी अपनी बुकें आप लोग ओपन रखिएगा। यहाँ लिखा है यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। आप लोगों ने काफ़ी पेड़ पौधे या फिर कई तरह के जीव जंतु देखे होंगे। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कुछ और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास पाए जाते हैं विच वी कैन नॉट सी विद आइज अलोन, और उनको हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते। तो क्लियर हो गया, दीज आर कॉल्ड, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। ठीक है, अगर कहीं पर माइक्रोब शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ही होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक उदाहरण की बात करें, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन, जब बारिश हो जाती है आप लोगों ने देखा होगा, मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेस वाइट पैचेस। तो यहाँ पर बात की जा रही है जब नमी युक्त वातावरण आप लोगों ने देखा होगा, उसमें जब रोटी क्या होती है, सड़ जाती है, गल जाती है, उसके ऊपर कुछ स्पैचेस आ जाते हैं ग्रीन कलर के या फिर ग्रेश कलर के। तो यहाँ पर वो क्या है, ऑब्जर्व, इसको अच्छे से आप लोग देखें, ऑब्जर्व दैट पैचेस थ्रू आ मैग्नीफाइंग ग्लास। इसको अगर आप लोग मैग्नीफाइंग जो जूम करके दिखाता है आप लोगों को, उसकी सहायता से अगर देखते हो, यू विल सी टिनी मतलब छोटे छोटे, ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर, छोटे छोटे काले घेरे नुमा संरचनाएं। डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर एंड वेयर डिड दीज कम फ्रॉम, और ये स्ट्रक्चर क्या है और ये कहाँ से आ गए, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। अगर चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एनसीईआरटी बुक के हर एक चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप चाहे क्लास 6 में हो, चाहे 7th में हो, चाहे 8th में हो, चाहे 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में क्यों ना हो, मेरा जो सब्जेक्ट है बेसिकली साइंस और बायोलॉजी है, मैं सारे सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता हुआ ही आगे बढ़ता हूँ। तो अब जो पढ़ने वाला हूँ मैं, उसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एक्टिविटी 2.1 में क्या कहा गया, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। तो आप लोगों को कलेक्ट करना है, क्या कलेक्ट करना है, नमी युक्त मिट्टी को कलेक्ट करना है और उसको एक बीकर में रख देना है और उसमें कुछ पानी बूंदे की डालनी है। ठीक है, कुछ बूंद पानी डालना है। आफ्टर सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप, और जो आपने पानी डाला था उसको आप लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे जब उस नमी युक्त मिट्टी से निकाल कर, तो आपको क्या दिखेगा ये आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगा। इसी तरह की एक्टिविटी 2.2, टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड। तो पॉन्ड मतलब तालाब होता है, तो तालाब से आप लोगों को कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर क्या करना है, ग्लास स्लाइड पे डालना है
और इसको ऑब्जर्व करना विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप ऊपर वाले में भी है, माइक्रोस्कोप नीचे वाले में भी है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही केस में हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। डू यू फाइंड टेनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? क्या आपने माइक्रोस्कोप से देखने पर क्या घूमती नुमा संरचना या फिर उसमें अराउंड करती हुई संरचना क्या देखी? तो मैं बता दूं, वैसे तो आपके घर में माइक्रोस्कोप नहीं होगा, आपको इसी तरह की संरचना दिखाई देगी। दीज ऑब्जर्वेशन shows that water and soil are full of tiny organism। तो यही जो एक्टिविटी आप लोगों ने 2.1 और 2.2 देखी, ये शो करती है कि पानी हो चाहे सॉइल हो, ये दोनों ही में माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित होते हैं। थ्रू नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। इन सभी को हम लोग माइक्रोब्स नहीं बोल सकते। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दे कैन नॉट बी सी विद द अनएडेड आई। इनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। सम ऑफ दीज सच एज फंगस ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आप लोगों ने देखा होगा ब्रेड के ऊपर जो फंगस जम जाता है, ब्रेड के ऊपर जो फफूंदी जम जाती है, वो भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उसको हम लोग मैग्नीफाइंग लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसके अलावा बाकी माइक्रोस्कोप की सहायता से हमको देखना पड़ता है। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर इनको हम माइक्रोब्स इसी वजह से बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। कितने ग्रुप हैं? 4 मेजर ग्रुप में बांटे गए हैं। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ है और साथ में एल्गी है। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रोऑर्गेनिज्म आर सोन इन द फिगर 2.1 में और 2.2 में दिखाया गया है। यहाँ पर एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताया जा रहा है, उसको भी हम लोग आगे ऐड करते हैं। तो वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपी, दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब जो नॉर्मली वायरसेस हमारे आसपास पाए जाते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन जैसे ही किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं, तुरंत क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं और अपना नेचर जो नॉन लिविंग का था उसको लिविंग कर लेते हैं। ठीक है। विच मे बी ए बैक्टीरियम, प्लांट और स्मॉल प्लांट और एनिमल्स। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन द फिगर 2.5 में आप लोगों को वायरसेस दिखाए गए हैं। कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा and most coughs are caused by viruses. Serious disease like polio and chicken pox are also caused by viruses। तो यहाँ पर वायरस से होने वाली कुछ बीमारियाँ आप लोगों को बताई गई। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सारी बीमारियाँ जो वायरस से होती है उसको याद कर लिया होगा। डिजीजेस लाइक डिसेंट्री, मलेरिया, these are caused by the protozoan which are typhoid and tuberculosis, whereas typhoid and tuberculosis TB are bacterial disease। तो बैक्टीरियल डिजीज भी आप लोगों ने पढ़ ली। कौन कौन सी थी बैक्टीरियल? टाइफाइड थी और ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम लोग शॉर्ट में टीबी बोलते हैं। तो दोनों ही क्या है? बैक्टीरियल डिजीज। जबकि डिसेंट्री और मलेरिया ये दोनों ही कॉज करते हैं प्रोटोजोन्स के द्वारा। ठीक है। और आपने सीखा होगा, यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द क्लास 6 एंड 7। तो क्लास 6 और 7 में भी आप लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड कई चीज़ें सीखी थी, उनको भी याद कीजिए। चलिए अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, आप लोग भी अपना पेज पलट सकते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है, स्पायरल बैक्टीरिया का डायग्राम दिखाई दे रहा है, उसके बगल में रॉड शेप्ड बैक्टीरिया भी आप लोगों को दिख रहे होंगे। इसका मतलब बैक्टीरिया का शेप क्या होता है, बिल्कुल अलग हो सकता है। कैटेगरी इनकी बटी हुई है। उसके बाद सब कॉमन क्लेमाइडोमोनास, ये भी यूनिसेलुलर होता है, इसको भी आप लोग माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे। स्पायरोगोरस ऑल्सो माइक्रोस्कोपी एनिमल्स, या माइक्रोस्कोपी सॉरी एनिमल नहीं है, प्लांट की कैटेगरी में आता है। ग्रीन एल्गी है। अमीबा ये प्रोटोजोन है। पैरामेसियम ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोजोन। दोनों ही क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और सिंगल सेल के बने होते हैं और इनको हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से देख पाते हैं। ब्रेड मोल्ड, ये वही ब्रेड मोल्ड है जो रोटी के ऊपर फंगस जिसको हम लोग कहते हैं, पेनिसिलियन, और इसी की सहायता से एंटीबायोटिक तैयार की गई है। एस्परजिलस, दीज आर द कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको आप लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। यहाँ पर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की जाएगी। उससे पहले आप लोगों को बताऊंगा वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? तो ये रहते कहाँ हैं इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड, एक कोशिका के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पर बात क्या की जा रही है मैं बता देता हूँ। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेसिकली सिंगल सेल के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया,
सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ ये मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, ठीक है, एक से अधिक कोशिका वाले हो सकते हैं। सच एज एल्गी एंड फंगी दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। और जबकि एल्गी और फंगी ये हर तरीके के सर्वाइवल एरिया में रह सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। रैंकिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट, इट्स वेरी हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड, ये सभी जगह पाए जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड inside the bodies of animals including humans. Some microorganisms grown on the other organism while other exist freely. Microorganisms like amoeba can live alone while fungi and bacteria may live in colonies. तो यहाँ पर कहने की बात की जा रही है कैसे रहते हैं, तो कैसे रहते हैं इनको मैं बता देता हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा ये जो होता है ये बिल्कुल अकेला रहता है, जबकि फंगी और बैक्टीरिया ये कॉलोनी बना के रहते हैं, उसमें खूब सारे ढेर सारे बैक्टीरिया आपस में जुड़े रहते हैं और एक कॉलोनी की तरह रहते हैं। जबकि अमीबा क्या था, अलोन रहता है, अकेले पाया जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने इतना पार्ट ऑफ दिस चैप्टर समझ लिया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। तो हम और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो देख लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल होते हैं, इनमें से काफ़ी जो होते हैं बेनिफिशियल होते हैं, हमारे लिए लाभकारी होते हैं। इन मैनी वेज वेयर आर सम अदर्स आर हार्मफुल। कुछ केसेस में ये काफ़ी हार्मफुल भी हो जाते हैं एंड कॉज डिजीज़, और कई तरह की डिजीज़ भी करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तो आइए चलते हैं इनको अच्छे से और समझते हैं क्या है। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो किस प्रकार से हमारे मित्र हैं इनको देख लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। तो इनका यूज़ किया जाता है कई तरह के पर्पस में, ठीक है, कई तरह की कार्य प्रणाली हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो दही बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये हमारे लिए फ्रेंड हो गए, ठीक है। ये हमारे मित्र इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल हम लोग खाने वाली सामग्रियों में भी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। तो काफ़ी वर्षों पहले से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल हम लोग अल्कोहल बनाने में कर रहे हैं। अल्कोहल का मतलब शराब होता है, इसको बनाने में ही इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन द क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। और इनका इस्तेमाल होता है हमारे एटमॉस्फेयर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्टेज, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल फीसेस। तो जो सड़े गले जो वेजिटेबल पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, उसको अगर आप लोग मिट्टी में डाल दोगे तो कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाते हैं। ये नष्ट क्यों होते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही ये नष्ट हो जाते हैं। आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस है बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के द्वारा इनको क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया इनको डीकम्पोज कर देते हैं और उनको हम लोग आसानी से कहीं ना कहीं यूज़ कर लेते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। इन्हीं बैक्टीरिया का इस्तेमाल मेडिसिन, दवाइयों को बनाने में भी किया जाता है। कितनी अच्छी बात है, आप लोग जो दवाई खाते हो ये इन्हीं बैक्टीरिया, इन्हीं फंगस से बनाई जाती है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय मिक्सिंग नाइट्रोजन। तो सॉइल फर्टिलिटी मतलब जो भूमि की उर्वरकता क्षमता होती है, जिसमें कोई पौधा अच्छे से खिल पाता है, बन पाता है, उग पाता है, इसको बनाने में भी यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये तो बात हो गई क्या हमारे फ्रेंड कैसे हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, किस प्रकार से दही और ब्रेड बनाया जाता है। जैसे कि आप सभी लोग यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। 7th में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो मिल्क होता है वो कर्ड में बैक्टीरिया के द्वारा कन्वर्ट होता है। तो बैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की महत्वपूर्ण सहभागिता, ठीक है। हमारे लिए मित्र क्यों हैं ये सब कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है। आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर वाई। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके घरों में आपकी माताजी ने या आपकी मम्मी ने क्या किया था, पानी गर्म नहीं, दूध गर्म हल्का सा किया था या फिर गर्म किया था दूध, उसमें थोड़ा सा कर्ड ऐड करा दिया था और थोड़ा सा ऐड कराने के बाद कुछ एक दिन के बाद वो दही बन गया था। जी हाँ, इसका मतलब हल्के से दही से भी जो पूरा दूध था वो दही जम गया था। तो ऐसा आप लोग भी
चकित होते होंगे ऐसा देख के। तो कर्ड कंटेन जो होता है सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दीज, तो जो दही था, जो 1 चम्मच दही डाला गया था उसमें काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, काफ़ी बैक्टीरिया थे। ऑफ दीज आर द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। और कौन सा बैक्टीरियस था, कौन सा बैक्टीरिया था, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, और इसी की वजह से जो दूध था वो दही में बन गया था। ठीक है, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। और ये क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है किसमें, मिल्क में। जब कर्ड डाला गया था तो मल्टीप्लिकेशन इसी तरह से स्टार्ट हो गई थी। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। पनीर बनाने में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। पिकल्स, अचार एंड मैनी अदर फूड आइटम को बनाने में ही इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जिसका नाम है रवा, या इसको हम लोग सूजी भी बोलते हैं, इडलीज एंड भटूरास इज़ कर्ड। कैन यू गेस वाई? तो हम लोग इडली बनाने में, भटूरा बनाने में कर्ड का इस्तेमाल करते हैं, दही उसमें मिलाते हैं। इसका कारण क्या होता है ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि कर्ड में बैक्टीरिया पाया जाता है और बैक्टीरिया का काम ही क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, अब 2.3 वाली एक्टिविटी भी मैं समझा देता हूँ। टेक ½ किलोग्राम फ्लो, मतलब आटा, मैदा कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, आधा किलो। ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद warm water and a small amount of yeast powder and knead to a make soft dough. What do you observe that 2 hours did you find the dough rising? आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोगों ने इस एक्टिविटी को किया होगा, आधा किलो आटा लिया होगा, आधा किलो मैदा लिया होगा, उसमें शुगर के साथ आप लोगों ने मिक्स किया था गर्म पानी, और क्या किया था, जैसे आटा गूँथा जाता है उसी तरह से आप लोगों ने गूँथना स्टार्ट किया होगा, और उसी में साथ ही साथ आप लोगों ने ऐड किया सम अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर। जी हाँ, ईस्ट पाउडर, ईस्ट ऑल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसकी सहायता से आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ समय बाद आफ्टर 2 आवर्स वो जो आटा था अपने आप वो फूल जाता है, फूलने लगता है। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ पर लिखा मैदा विथ ईस्ट पाउडर, और सेकंड वाले डायग्राम में दिख रहा होगा रेज्ड मैदा, उठा हुआ मैदा। तो ऐसा कैसे होगा, ईस्ट प्रोड्यूसेस या रीप्रोड्यूसर रैपिडली एंड दैट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो जो ईस्ट पाउडर था वो क्या था, वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर चुका था और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगा था रेस्पिरेशन के माध्यम से, और बबल्स ऑफ द गैस फिल डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और धीरे धीरे इसका वॉल्यूम बढ़ने लगा था। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर द मेकिंग ब्रेड एंड पेस्ट्रीज एंड द केक्स। तो इनका इस्तेमाल हम लोग केक बनाने में, पेस्ट्रीज़ बनाने में, ब्रेड्स बनाने में भी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से, इसी प्रोसेस के माध्यम से ही ये सभी चीज़ें बन पाती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी देख लेते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो कमर्शियल कहाँ पर हम लोग इसका औद्योगिक से नाता करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। तो अल्कोहल मतलब शराब को बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वाइन एंड एसिटिक एसिड विनेगर मतलब सिरका, इसको बनाने में हम इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। ईस्ट इज़ यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द एल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन द ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस एंड क्रस्ड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा। और इनका इस्तेमाल, जो ईस्ट पाउडर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वो काफ़ी चीज़ों के एल्कोहल बनाने में हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल दिख गया है, बार्ले दिखा है, व्हीट दिखा है, राइस दिखा है, चेन क्रस्ड फ्रूट जूसेस, इनमें हम लोग मिला के आसानी से वाइन हो गया, एल्कोहल हो गया, इनको बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 2.4 को भी देख लेते हैं। आपको क्या करना है, टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप 3.5, तो 3/4 भाग पानी लेना है, डिज़ोल्व करना 2 से 3 टीस्पून ऑफ शुगर इन ऐड, और 2 से 3 चम्मच आप लोगों को चीनी ऐड करानी है, ऐड ½ स्पून ऑफ, और आधा चम्मच क्या करना है इसमें, ईस्ट पाउडर मिलाना है टू द शुगर सोल्यूशन में। कीप इट कवर्ड विद अ वार्म प्लेस 4 to 5 आवर्स के लिए। नाउ स्मेल द सोल्यूशन, कुड यू गेट ए स्मेल, और उसको सूंघ के आप लोग देखिए किस प्रकार की उसमें गंध आती है, क्या वो गंध एल्कोहल की तरह थी, इस तरह से आप लोग जरूर सूंघें। दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय द ईस्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो आप लोगों ने तैयार किया था वो कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में, और आपको जो सुगंध आई थी या दुर्गंध आई थी वो किसकी थी, अल्कोहल की थी, क्योंकि जैसे ही हमने शुगर ऐड कराया था और ये कन्वर्ट हो गया इनटू अल्कोहल बाय द ईस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, इसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन।
तो ये जो फर्मेंटेशन है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप लोग अपने दिमाग में हमेशा रखिए। तो फर्मेंटेशंस एक प्रोसेस होती है जिसमें अल्कोहल का निर्माण कराते हैं, शुगर को कन्वर्ट करा देते हैं अल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। तो ईस्ट की सहायता या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से हम लोग क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, नाम बता देता हूँ उनका, लुइस पास्चर। नाम ध्यान से सुनिएगा, लुइस पास्चर। तो लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। तो 1857 में भारत में तो क्रांति हुई थी, लेकिन 1857 में ही लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन प्रोसेस को खोज निकाला था। ठीक है, आगे बढ़। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ये मेडिसिन के तौर पे कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर इनका जो है मेडिसिन वाले जो प्रोसीजर होता है मेडिसिन बनाने में, दवाइयों का जो उपयोग होता है उसमें इनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्टिंग्स में एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, एक एक लाइन बता रहा हूँ और एक एक वर्ड की मीनिंग भी बताता चल रहा हूँ। तो वेन एवर, जब कभी, यू फॉल इन द डॉक्टर टू गिव यू सम एंटीबायोटिक टेबलेट, जब कभी भी आप बीमार पड़ते हो और डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक जरूर देता है, ठीक है, या फिर उसका इंजेक्शन जरूर लगाता है, सच एज ऑफ पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन एक दवा है जो एज ए एंटीबायोटिक वर्क करती है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन, और इसका जो सोर्स है, जो प्राप्त किया जाता है ये मेडिसिन, ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ये प्राप्त किया जाता है। दीज मेडिसिन किल टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका काम होता है कि जो शरीर में आपके जो कॉजिंग एजेंट पहुँचे हैं उनको क्या करना, किल कर देना, या फिर उनके जो एजेंट, जो हार्मफुल एजेंट्स होते हैं उनको रोक देना। ठीक है, ये काम करता है कौन, एंटीबायोटिक। तो सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। तो आजकल कई तरह के बैक्टीरियाओं से हम लोग क्या बना रहे हैं, एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, और साथ में फंगस से भी हम लोग क्या बना रहे हैं, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नेम है, मैं बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अपनी कॉपी में आप लोग अलग से लिख लीजिए। तो क्या नाम है एंटीबायोटिक्स से, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, दीज आर द कॉमन एंटीबायोटिक्स, या फिर ये कहें दीज आर द कॉमन मेडिसिन विच आर मेनली यूज टू डिफेक्ट सम डिजीजेस। ठीक है, और एक और आप लोगों ने याद किया था, उसका भी नाम मैं बता देता हूँ, पेनिसिलिन। ठीक है, एक पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया। ठीक है, दीज आर कॉमन मेडिसिन। तो मेडिसिन में इनका कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है ये आप लोगों ने सीख लिया। अब बात कर लेते हैं साइंटिस्ट की। जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा था लुइस पास्चर के बारे में, 1857 में उन्होंने डिस्कवर किया था क्या चीज़, फर्मेंटेशन। तो आज इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक और बायोलॉजिस्ट या फिर एक और साइंटिस्ट के बारे में पता चलने वाला है। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ध्यान से सुनिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के डिजीज कॉजिंग एजेंट पर वो वर्क कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड इज वन ऑफ द हिज कल्चर प्लेट्स। और जहाँ पर ये रिसर्च कर रहे थे उनमें इन्होंने क्या पाया, ग्रीन मोल्ड पाया जो छोटा सा था। ये ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। और उन्होंने पता लगा लिया कि मोल्ड की उपस्थिति क्या करती है, बैक्टीरिया को बढ़ावा देने से रोक देती है। ठीक है, रोक देती है किसकी उपस्थिति, मोल्ड। और मोल्ड इज़ अ कॉमन फंगस। तो फंगस क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दे रहा है, वहाँ पर जन्म से रोके दे रहा है। इन फैक्ट इट इज़ कॉल्ड, इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया। और साथ में क्या कर रहा था, ये जो मोल्ड था, रोटी के ऊपर जो फफूंदी लगी थी, ये कई तरह के बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय भी कर रहा था। ये कह सकते हैं आप लोग, फ्रॉम दिस वन मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। और इसी मोल्ड से क्या तैयार की गई, पेनिसिलिन तैयार की गई। तो पेनिसिलिन कहाँ से तैयार हो रही है ये आप लोगों ने पढ़ लिया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को हर एक पॉइंट में समझाता चल रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं कि आप लोग एक्टिव हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे जो मेन पॉइंट है उसको मैं समझा दे रहा हूँ। कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स, ठीक है, दीज आर द कॉमन एंटीबायोटिक्स जो आप लोगों को मैंने बताए हैं, मेड फ्रॉम फंगस एंड द बैक्टीरिया। और ये बनाए किससे गए, फंगस से और बैक्टीरिया से मिलकर बनाए जाते हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द ग्रोन स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इनका कार्य होता है किसी भी एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दर को बढ़ाने से रोक देना, ठीक है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से किल कर देना। ठीक है, एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस। और कई तरह की बीमारियों में इनका उपयोग किया जाता है। बीमारियों को बचाव करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड द पोल्ट्री ऑफ द चिक्स, माइक्रोबियल
इन्फेक्शंस ऑफ द एनिमल्स, तो कई तरह के एनिमल्स में भी एंटीबायोटिक्स हम लोग क्या करते हैं, देते हैं, ठीक है। कई तरह के जानवरों को भी एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, टू चीक द माइक्रोबियल इन्फेक्शंस इन द एनिमल, दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेस, और इनका उपयोग कई तरह के प्लांट डिजीजेस में भी किया जाता है। कितनी अच्छी बात आप लोगों ने सीखी, सिर्फ एनिमल ही नहीं, सिर्फ ह्यूमन्स ही नहीं, साथ में प्लांट्स भी ऐसे हैं जिनको यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा एक तरह का मेडिसिनल यूजेस प्राप्त होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमाइंड दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस अ क्वालिफाइड डॉक्टर। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेना भी आप लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए प्रेस्क्रिप्शन के तौर पर ही एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें, डॉक्टर के सजेशंस पर ही आप लोगों को एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स ऑफ प्रेस्क्राइब द डॉक्टर। अगर आपका कोई कोर्स चलता है तो उसका जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा आपको एंटीबायोटिक, उसका एक डेली ध्यान रखिएगा रूटीन होता है, उसको प्रॉपर वे में आपको खत्म करना है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीड और इन द रॉन्ग डोज, अगर आप एंटीबायोटिक्स को गलत तरीके से उपयोग करोगे, इट मे मेक द ड्रग्स लिस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर, और आपको इसकी लत पड़ जाएगी। ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरी मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी, और ध्यान रखिएगा आपके शरीर में कई तरह के बेनिफिशियल बैक्टीरियाज भी होते हैं जो आपकी सहायता करते हैं कई तरह के ऑर्गेनिज्म को बाहर निकालने में, या फिर कई तरह के ऑर्गेनिज्म को मारने में, डिस्ट्रॉय करने में। आपके शरीर में बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। ध्यान रखिएगा, बेनिफिशियल बैक्टीरिया ऑल्सो इनसाइड द ह्यूमन, तो हम लोग शरीर में होते हैं, उनको भी क्या करेगा, ये जो एंटीबायोटिक ज़्यादा लेने से वो भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स नहीं लेना। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। ध्यान रखिएगा, ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये वायरल डिजीज़ पर बिल्कुल भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ते। इसी वजह से कोविड-19 जो चल रहा है, कोरोना वायरस जो चल रहा है, इसके लिए एंटीबायोटिक्स बिल्कुल नहीं तैयार हो पाई। इसके लिए वैक्सीनेशन चलता है, वैक्सीन बनाई जाती है, और ये जो वैक्सीन बनाई जाती है ये उसी एजेंट का यूज़ करके, उसी सोर्स ऑफ एजेंट का यूज़ करके ही बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, जिससे कोरोना होता है, जिस वायरस से, उसी वायरस का इस्तेमाल करके ही हम लोग कोरोना की वैक्सीन तैयार करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उस वैक्सीन को आप लोग लगाएं, ज़रूर लगवाएं। अगर आपके लिए ये सही इफेक्टिव है तो आप लोग इसको ज़रूर लगवाएं। कारण बता देता हूँ, क्योंकि जिस वायरस से हम लोग कोरोना वैक्सीन तैयार करते हैं उसमें हार्मफुल एजेंट बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाता है, कोई भी हार्मफुल एजेंट नहीं रहता है, ठीक है। ये वैक्सीन बनाने का तरीका है, और ये आज का नहीं, काफ़ी पुराना तरीका है। आप लोगों ने छोटे पर क्या पिया था, पोलियो की 2 बूंद ड्रॉप पी थी, ये आपको याद होगा, 2 बूंद ज़िंदगी के। तो पोलियो भी एक तरह की वैक्सीन थी जो पोलियो वायरस को रोकती थी, ठीक है। आप लोगों ने ये सब जानकारी प्राप्त की होगी, काफ़ी सालों से आप लोग ये सुने होंगे पोलियो वायरस। अब हमारा भारत देश पोलियो मुक्त हो चुका है, सर्टिफिकेट मिल चुका है, अब तो हमारे देश में बिल्कुल भी पोलियो कोई भी मरीज नहीं बचे हैं। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी, अच्छा ये तो हो गया था। नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू, तो कोल्ड एंड फ्लू इस वजह से इफेक्टिव नहीं होता एंटीबायोटिक्स, क्योंकि ये दोनों ही वायरल डिजीजेज होती हैं, ठीक है। दीज आर कॉज बाय द वायरसेस, क्योंकि ये सभी क्या होती हैं, वायरस के द्वारा फैलाने वाली बीमारी होती हैं। चलिए, अब वायरस की अगर बात हुई तो वैक्सीन्स के बारे में भी क्यों ना हम लोग काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। तो वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स जो होते हैं गिवन वैक्सीनेशन, तो चिल्ड्रन मतलब छोटे बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा कई तरह के जो वैक्सीन्स होती हैं वो बेसिकली चिल्ड्रन के लिए ज़रूर लगाई जाती हैं। 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, 5 महीने, ये सारी वैक्सीन्स को दी जाती है। पैदा होते ही बच्चों में वैक्सीन्स लगा दी जाती है। इसका कारण बता देते हैं, जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल ना के बराबर होता है, ठीक है। माँ के दूध से ही उसके अंदर इम्यूनिटी पावर जनरेट होती है, धीरे धीरे वो ग्रोथ करता है और आगे जाके कई तरह की बीमारियों से मुक्त हो पाता है, ठीक है। उसको मुक्त होने के लिए उसको डॉक्टर द्वारा क्या लगाई जाती है, वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीन उसको कई तरह की बीमारियों से बचाता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपकी बुक से भी क्या चीज़ कही गई। व्हेन अ डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर्स आवर बॉडी, जब डिजीज़ जो कैरी करता है, जो बढ़ावा देता है डिजीज़ को, जो फैलाता है डिजीज़ को, जब हमारे शरीर में जाता है, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़, तो जब हमारे शरीर में बैक्टीरिया गया, उसने हार्मफुल एजेंट हमारे शरीर में छोड़ा, उसी को बचाने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो फाइट करती हैं किससे, उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा छोड़े गए हार्मफुल एजेंट से। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स, और बॉडी को हमेशा ध्यान रखना होता है, फिर फाइट द माइक्रो इफेक्ट एंटर अगेंस्ट। और हमारे शरीर में अगर एक तरह का बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में गया तो वो अपने जैसा वायरस या बैक्टीरिया को अंदर आने से रोक देता है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस ए हाईली बॉडी, हमारी हेल्दी बॉडी में अगर जाता है कोई डेड या वीकेंड माइक्रोब्स, द बॉडी फाइट्स एंड किल देम बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़। और उसको जो हमारे शरीर होता है वो प्रोड्यूसिंग, किस तरह का प्रोड्यूसिंग चल रहा है, एंटीबॉडीज़ का, जो हमारे शरीर में बाहरी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या करता है, बचाता है उनसे। तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनने लगते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कई तरह की बीमारियों से छुटकारा पा जाते हैं। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी, और हमारे शरीर में एंटीबॉडी बना रहता है, ठीक है।
क्यों बना रहता है? क्योंकि हमारे शरीर में कई तरह के हार्मफुल एजेंट्स गए थे, उनको रोकने के लिए वो तैयार हो चुका है, उससे लड़ने के लिए वो सक्षम है। किसी भी तरह का अगर वायरस हो जाए, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगल एंटीजेंस हो, कुछ भी हमारे शरीर में जाएगा उसके लिए एंटीबॉडीज़ तैयार होती है। ठीक है, वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, हम उनसे क्या होंगे? प्रोटेक्ट रहेंगे। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। इसी प्रकार से वैक्सीन हमारी सहायता करती है, मतलब एक तरह का एंटीबॉडी तैयार करती है। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कॉलरा, तो कई तरह के डिजीज जिसमें नाम दे दिए, ध्यान से नाम सुनिएगा, अपनी कॉपी में जरूर उतार लीजिए। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ वायरल डिजीज। ठीक है, तो कालरा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया एंड द हेपेटाइटिस ए बी सी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सारी दीज आर द कॉमन क्या है? वायरल इन्फेक्शंस डिजीजेस हैं, और इनको वैक्सीनेशन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं। हालांकि ये ट्यूबरकुलोसिस के बारे में काफ़ी कुछ बताऊंगा आप लोगों को, कई तरह का होता है, कई प्रकार का होता है। वैक्सीनेशन के तौर पे इसको ठीक किया जा सकता है, और वैक्सीन हम लोग लगवाते हैं इसीलिए कि इतनी सारी बीमारियों से हम लोग बच सकें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट की, जिनका नाम है एडवर्ड जेनर। तो नाम से सुनिएगा, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फ्रॉम फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। तो स्मॉल पॉक्स शरीर पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, या पूरे शरीर पे कह लें कि पूरे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। उसमें मवाद टाइप का, पानी टाइप का भरा रहता है, उसको जब दबाते हैं तो उसमें से पानी निकलता है। तो ये जो था, ये एक स्मॉल पॉक्स का ही एक रूप है। जैसे आप लोगों ने चिकन पॉक्स सुना, तो इसी तरह के स्मॉल पॉक्स होता है। चिकन पॉक्स में लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, शरीर पर लाल लाल छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स में वो दाने पानी के रूप में भर जाते हैं और आपको दिखाई देने पड़ते हैं। इससे चेहरा आपका बिल्कुल गंदा लगने लगता है, लेकिन समय रहते वो ठीक भी हो जाता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वैक्सीनेशन के द्वारा इसको ठीक किया जाता है। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस बाय द प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस। तो बचपन में आप लोगों को कई तरह के इंजेक्शन लगे थे, कई तरह के वैक्सीनेशन आप लोगों का हुआ था, जिससे आपको बचाया जाता है कई तरह के डिजीजेस से। ठीक है, कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीज? क्या आप प्रिपेयर कर सकते हो इस तरह की कई डिजीजेज जो आपने बचपन से अब तक सुनी हो? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो आप अपने पेरेंट्स की भी सहायता ले सकते हैं इस तरह की डिजीज़ को पता करने में। ठीक है, अपने घर में ज़रूर पूछें कि किस तरह की वैक्सीन को किस तरह की डिजीज़ को रोकने के लिए हमारे अंदर वैक्सीन लगवाई गई थी, या फिर जब हम पैदा हुए थे तो हमको कौन कौन सी टीके लगे थे। ध्यान रखिए, टीकाकरण इसको बोलते हैं हिंदी में। तो टीके कौन कौन से हमको लगे थे, ये अपने घर में ज़रूर पूछिए। ठीक है, आपको डॉक्टर द्वारा टीका जरूर लगाया गया होगा किसी ना किसी इन्फेक्शन से बचाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैन यू प्रिपेयर? आपको प्रिपेयर करना, अगर प्रिपेयर हो सके तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस। ये वेरी सबसे ज़्यादा एसेंशियल होता है प्रोटेक्ट करने का, बचाने का सभी बच्चों को अगेंस्ट दीज डिजीजेस, इन्हीं बीमारियों से। कौन कौन सी बीमारी आप लोगों ने पढ़ा था? कॉलरा था, ट्यूबरकुलोसिस था, एंड डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटनेस। दीज आर द कॉमन क्या है? डिजीजेस हैं, और इनको टीकाकरण के द्वारा या वैक्सीनेशन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? बच्चों को बचा सकते हैं। ठीक है, नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल, और आपके आसपास जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर इस तरह की वैक्सीनेशन होता भी है। ठीक है, यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन द टीवी, आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा टेलीविज़न पे। तो कई तरह के टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट्स आते रहते हैं। डीपीटी का टीका, या फिर आप लोगों ने टिटनस का टीका सुना होगा। कई तरह के टीके बच्चों में जो लगाए जाते हैं उनके बारे में आप लोगों ने टीवी से प्राप्त ज्ञान किया होगा, न्यूज़पेपर से आप लोगों को कई तरह की जानकारी प्राप्त हुई होगी। प्रोटेक्शन फ्रॉम द चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम, अभी आप लोगों से मैंने बात की थी पोलियो की, तो देखिए यहाँ पर आ गया, क्या आ गया? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम के तौर पर आप लोगों ने पोलियो की ड्रॉप पी होगी। ठीक है, पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू द चिल्ड्रन आर एक्चुअली ए वैक्सीन। जो ड्रॉप आप लोगों ने पी थी वो एक तरह की वैक्सीन ही थी। जी हाँ, वो वैक्सीन ही थी जिसमें आप लोगों ने क्या किया था? पिया था, 2 बूंद पिए थे। याद कीजिए, 5 साल की अवस्था तक आप लोगों ने वैक्सीन के 2 ड्रॉप पिए होंगे। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू दिस एरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और स्मॉल पॉक्स को देखते हुए वर्ल्ड वाइड एक कैंपेन चलाया गया, जिसमें कई तरह के वर्ल्ड को या फिर विश्व को कई तरह की बीमारियों से बचाने के लिए एक अभियान चलाया जाता है। उसमें ये जो चिकन पॉक्स था ये काफ़ी जगह फैला था। इसको रोकने के लिए काफ़ी देश आगे बढ़ा था और कई तरह के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चालू किया था, और आज हमारे देश में ये बहुत ही कम हो गया है। ठीक है, दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन द लार्ज स्केल फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिज्म या फिर अदर एनिमल्स फ्रॉम द सेवरल डिजीजेस। तो आजकल वैक्सीन्स के द्वारा ये जो हम लोग लार्ज स्केल पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता ले रहे हैं, क्या करने में? प्रोटेक्ट करने में, हम लोग अपने को बचाने में, एनिमल्स को बचाने में, और कई तरह के डिजीजेस से बचाने में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। तो मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ मेडिसिन आप लोगों ने जो यूजेस पढ़े क्या आपको अच्छे लगे? येस और नो? ठीक है,
वैक्सीनेशन समझ में आ गया आप लोगों को, कौन कौन सी वायरल डिजीजेस थी ये समझ में आ गया, बैक्टीरियल डिजीज़ आप लोगों ने देख लिया अच्छे से, ठीक है। कॉमन वैक्सीन्स जो आप लोग लगवाए हैं बचपन में उसके बारे में भी मैंने काफ़ी कुछ सिखा दिया। क्या आपको साइंस का सेकंड चैप्टर जो आपके यूनिट टेस्ट 2 में भी आने वाला हो सकता है समझ में आ रहा है? यस जरूर करिए, और वीडियो ध्यान रखिएगा एंड होते ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और आपके नियर अबाउट जो स्टूडेंट्स रहते हैं दूसरे स्कूल में भी पढ़ते हैं उनको भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपके स्कूल्स के द्वारा इस तरह की शिक्षा प्राप्त हो रही है, कई स्कूलों में इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल नहीं चल रही हैं, तो आप लोग उनकी सहायता भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, तो किस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सॉइल को, मिट्टी को उर्वरक बनाता है या फिर उनकी उर्वरकता को बढ़ावा देता है। तो इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, तो फर्टिलिटी को किस प्रकार से बढ़ावा दे सकता है इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो कई तरह के बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया और साथ में सम ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी मतलब आप लोगों ने देखा था पानी बरसा था और काई जम गई थी, वो काई ही एक तरह की एल्गी थी, ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। तो कुछ बैक्टीरिया और साथ में ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को इसी वाले पार्ट में कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो डायरेक्ट 78% जो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, 7th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, इनका उपयोग ये प्लांट्स बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। तो इनका इस्तेमाल करते कैसे होंगे? तो इनका इस्तेमाल करते हैं मिट्टी से, और मिट्टी में या फिर ये कहते हैं पौधे की जड़ों में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है, और फिक्स करने के बाद उस नाइट्रोजन को, उसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नाइट्रेट से नाइट्राइड को कन्वर्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा, वही नाइट्राइड्स का यूज़ पेड़ पौधे करते हैं, ठीक है, जड़ों द्वारा। तो नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच द सॉइल एंड नाइट्रोजन इंक्रीज द फर्टिलिटी, और नाइट्रोजन जो होता है वो फर्टिलिटी को बढ़ावा देता है, मिट्टी की उर्वरकता क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। नाइट्रोजन की उपस्थिति, हमारे जो मिट्टी में नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है वो क्या होती है, फर्टिलिटी को बढ़ावा देती है। इसी वजह से जो किसान होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, यूरिया का उपयोग करते हैं, ठीक है। यूरिया का उपयोग इसीलिए किया जाता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन किसी प्रकार से भी पहुंच सके। तो यूरिया भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, और NPK, तो NPK भी एक तरह का फर्टिलाइज़र होता है, ध्यान रखिएगा। फर्टिलाइज़र, एक तो मैंने यूरिया बताया, दूसरा NPK बताया। इस NPK में तीनों का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। N का मतलब होता है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन की ही बात चल रही थी। P का मतलब फास्फोरस होता है, और K का मतलब पोटेशियम होता है। तो तीनों की आवश्यकता मिट्टी को उसकी उर्वरकता क्षमता को बढ़ाने के लिए होती है। तो वो हमको कहाँ से मिल गया? NPK से मिल गया, यूरिया से मिल गया, और कई तरह के नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, जो मिट्टी में पाए जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइड्स में, और नाइट्राइड्स पेड़ पौधों द्वारा यूज़ की जाती है, ठीक है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहलाते हैं, ठीक है। इस तरह के माइक्रोब्स जो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है, उन्हें बोलते हैं क्या? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, ठीक है, जो फिक्स करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर आपके सामने डायग्राम है, डायग्राम किस चीज़ का है? नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी का। तो ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में आप लोगों ने डायग्राम से सीख लिया, ध्यान रखिएगा। दीज आर ऑल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख पाते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे बिल्कुल ना मिट्टी खोद के बिल्कुल अपने हाथ में मत देखिएगा, दिखेगा बिल्कुल नहीं आप लोगों को। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप यू कैन सी, यू कैन वॉच एंड यू कैन ऑब्जर्व, ठीक है, क्लियर समझ आ गया। अब बात करते हैं किस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। ये कैसे हो सकता है? कितनी अच्छी बात आप लोगों को आज की इस चैप्टर में मिलने वाली है। तो बूझो एंड पहली, दीज आर द 2 कैरेक्टर्स। आपके NCERT बुक में 2 तरह के कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, एक का नाम है बूझो, दूसरा नाम पहली है। पहली कई तरह के सवाल करती है और बूझो उसको सॉल्व करने का प्रयास करता है, ठीक है। कभी कभी पहली के पास भी प्रश्न रहते हैं, कभी कभी बूझो भी प्रश्न पूछ लेता है, ऐसा आप लोगों ने अपनी बुक में देखा होगा। तो बूझो एंड पहली दोनों ने क्या किया? ऑब्जर्व किया था। क्या ऑब्जर्व किया है? स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर्स। तो जो स्कूल का जो बागबानी करे, ठीक है, जो बगीचा की देखभाल करे, बगीचों की, उसको बोलते हैं गार्डनर। तो आप लोगों ने देखा स्कूल का जो गार्डनर होता है वो क्या बनाता है? मैन्योर्स बनाता है। और ये मैन्योर्स बनते कहाँ हैं? वो मैन्योर्स बनते हैं पेड़ पौधों से,
या फिर कह लें एनिमल्स के सड़े गले पदार्थों से। तो पेड़ पौधों के सड़े गले पदार्थों से या फिर एनिमल प्रोडक्ट से भी बनते हैं। क्या बनते हैं? यही मैन्योर्स। ठीक है, तो मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र में अंतर इतना है, मैन्योर्स को हम लोग आसानी से बना सकते हैं और फर्टिलाइजर्स का जो बनाना का तरीका होता है वो हम लोग इंडस्ट्रीज से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वो केमिकली होता है और ये क्या होता है? नेचुरली होता है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर में दोनों में अंतर आ गया। अगर आगे आता है तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ दे कलेक्टेड वेस्टेज ऑफ द प्लांट, आप लोग क्या कर सकते हैं? मैन्योर्स को आसानी से बना भी सकते हैं। कैसे बनाना है? वेस्टेज ऑफ प्लांट, प्लांट का जो वेस्टेज होता है, भले आपके घर में टमाटर है ख़राब हो गया, उससे भी आप लोग क्या मैन्योर्स तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। छिलके जो आप लोग वेस्ट निकाल देते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं, उसको अगर आप लोग गमले में डालते हैं तो उसमें खाद तैयार हो सकती है। वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट फ्रॉम द नियर बाय हाउसेस एंड द गार्डनर्स, तो गार्डन्स में, बगीचे में आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दे पुट देम इन द पिट मेंट ऑफ वेस्टेज डिस्पोजल, आप लोग एक गड्ढा कर सकते हैं, उसके अंदर आप लोग इस तरह का मैन्योर्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल के तौर पर आफ्टर सम टाइम आप लोग देखोगे इट डिकम्पोज हो जाता है एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर्स, और मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, बूझो एंड पहली वांटेड टू नो हाउ दिस कुड हैपन, बूझो और पहली दोनों ये जानना चाहते हैं ये किस प्रकार से संभव हो पाता है, कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है, क्या ये बनाया जा सकता है। इतने सारे क्वेश्चंस बूझो और पहले के दिमाग में है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक्टिविटी 2.5 के द्वारा। तो क्या है एक्टिविटी 2.5? तो 2.5 में क्या कहा? आप लोग बिल्कुल इसी तरह से एक्टिविटी कर सकते हैं अपने घरों में। ठीक है, ये एक्टिविटी इसीलिए कही जाती है कि आप लोग भी साइंटिस्ट अच्छे से बन सकें। तो साइंटिस्ट बनना है तो साइंस के कई एक्सपेरिमेंट हैं, आप लोग अपने घर पर भी करते चलें। और ध्यान रखिएगा, ये एक्सपेरिमेंट करते समय बड़े बुजुर्गों को साथ रखना बिल्कुल मत भूलें। ध्यान रखिएगा, अकेले कोई भी एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल भी आप छोटे छोटे बच्चों को बिल्कुल सजेशन नहीं देता हूं कि आप लोग अकेले कोई एक्सपेरिमेंट करो। तो अपने से बड़ों को या फिर आपके जो बड़े बुजुर्ग हों अपने साथ उनको ज़रूर रखें, उनकी सहायता अवश्य लें। कोई चीज़ जलानी है तो उन्हीं से जलवाएं, स्वयं प्रयास बिल्कुल मत करें। ठीक है, अभी आपके हाथ छोटे छोटे हैं, आपको अनुभव कम है, तो अब उन अनुभव को आप लोग बाद में बढ़ावा दे सकते हैं। बाद में आप लोग अच्छे से जब समझ जाए, अच्छे से करने लगें, तब आप लोग वेल मेंटेन्ड हो जाएंगे, वेल ट्रेंड हो जाएंगे, उसके बाद करिएगा। लेकिन अभी आप लोग सिर्फ साइंस को शुरुआती तौर पर सीख रहे हैं, साइंस की शुरुआत कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स को समझ रहे हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स को घर पे करते समय ध्यान रखिएगा, बड़ों की सहायता जरूर लेनी है। तो ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन यहाँ पर सहायता लेगा बड़ों की, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी को लेनी है, सभी अपना लोग कमेंट बॉक्स में नाम जरूर लिखें। ठीक है, क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि मुझको पता है एज अ साइंस टीचर मैं बता सकता हूँ कहाँ कहाँ कुछ कमियाँ रहती हैं बच्चों में। उनको लगता है कि वो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो इंजरी हो जाती है। ठीक है, सावधानी ध्यान रखना ज़रूरी है। कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं अकेले में, तो इसलिए बड़ों को साथ रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या चीज़ है एक्टिविटी 2.5 में देख लेते हैं। टेक 2 पॉट्स, आप लोगों को 2 पॉट लेने हैं। ठीक है, इस तरह से फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल, आप लोगों को दोनों ही पॉट को आधा भर लेना है। किससे? मिट्टी से। इसको मान लीजिए ए है और इसको मान लीजिए बी है। ठीक है, 2 पॉट हो गए। एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयस एंड पी पुट बी। तो 2 चीज़ें हैं इन पॉट ए। तो पॉट ए में क्या करना है? पुट प्लांट वेस्ट। तो इस वाले में आप लोगों को प्लांट प्रोडक्ट्स पार्ट्स, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट्स, तो पौधे से निकले हुए जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आपके घर में निकले उसको ए में रखिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? पॉलीथीन बैग्स हो गया, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स हो गई जो कि टूटी हुई थी, कांच छोटे छोटे बारीक टूटे हुए थे, प्लास्टिक के टुकड़े अगर आपके घर में मिल जाए उसको आप पॉट बी में रखिए। ठीक है, पुट द पॉट्स असाइड, ऑब्जर्व देम अबाउट 3 to 4 वीक्स। ध्यान रखिएगा, 3 से 4 सप्ताह तक आपको ऑब्जर्व करना है इन दोनों ही पॉट को। और ध्यान रखना है जब 4 हफ्ता बीत जाए या फिर 1 महीना मान लेते हैं, 1 महीने तक आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद आपने क्या देखा ये ज़रूर बताएंगे आप लोग नेक्स्ट टाइम। 1 महीने के बाद जब ये एक्सपेरिमेंट हो जाए तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या हुआ पॉट ए में और क्या हुआ पॉट बी में। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके आगे का क्या चीज़ है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या आपने कोई डिफरेंस पता किया इन द कमेंट्स इन द कंटेंट्स ऑफ दिस 2 पॉट्स? इन दोनों ही पॉट्स में क्या कुछ डिफरेंट दिखाई दिया? इफ़ सो, अगर ऐसा है तो व्हाट आर द डिफरेंस या व्हाट इज़ द डिफरेंस? क्या था वो डिफरेंस, ये जरूर बताएं। यू विल फाइंड, तो क्या मिलता है, चलिए हम लोग आंसर भी बता देते हैं यहाँ पर। तो यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डीकम्पोज। तो पॉट ए में जो चीज़ आपने भरी थी, प्लांट्स के जो वेस्टेज थे, वेस्ट मटेरियल थे, आपने पॉट ए में रखा था, वो डीकम्पोज हो गए, वो बिल्कुल मिट्टी से क्या हुए, घुल गए। हाउ कुड दिस हैपन? किस प्रकार से ये हुआ होगा? द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर्स बाय द एक्शंस ऑफ माइक्रोब्स। तो ये पॉसिबल था विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो मिट्टी में कई
तरह के माइक्रोब्स थे, उन्होंने क्या किया, प्लांट जो प्रोडक्ट थे उसको डिकम्पोज कर दिया। तो कई तरह के डिकम्पोजर्स प्लांट में पाए जाते हैं और डिकम्पोज कर देते हैं, और उससे हम लोगों ने क्या तैयार की, माइक्रोब्स तैयार कर लिया, सॉरी उनसे हमने मैन्योर्स तैयार कर लिया, और उसका उपयोग सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने किया। आप लोगों को याद होगा जब आप लोग गमला खरीदने गए होंगे मार्केट में, तो मार्केट में जहाँ से आप लोगों ने गमला खरीदा, जहाँ से आपने पौधे खरीदे, वहाँ पर खाद भी आपको मिलती है। ठीक है, तो खाद भी कहाँ से मिलेगी, वहीं से आप लोगों को खाद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। द प्लांट वेस्ट हैज़ कन्वर्टेड इनटू मैन्योर्स, ये तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं जो न्यूट्रिएंट्स, द न्यूट्रिएंट्स मतलब जो चीज़ जैसे कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स जितने भी होते हैं वो सब न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। रिलीज इन द प्रोसेस कुड बी यूज बाय द प्लांट अगेन, और इसका उपयोग पेड़ पौधों द्वारा दोबारा से कर लिया जाता है। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथीन बैग्स एम्प्टी ग्लासेस एंड बॉटल्स आर ब्रोकन टॉयज पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो सच चेंज, और उनमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ मिट्टी ऊपर लग गई थी, उसको आप धो के बिल्कुल वैसे ही प्राप्त कर सकते हैं। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम, बिल्कुल भी एक्ट नहीं करता माइक्रोब्स किन पर, ऐसे पदार्थों पर जो क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म से तैयार नहीं होते। तो इनको हम लोग बोलते हैं, क्या चीज़ बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जिनको डिग्रेड ना किया जा सके बायोलॉजिकली, उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर, और जिनको बायोलॉजिकली डिग्रेड कर दिया जाए मैन्योर्स के द्वारा, जैसे मैन्योर्स से हम लोग डिग्रेड करते हैं, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोगों ने क्या किया था, डिग्रेड किया है। ठीक है, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, समझ में आ गया। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि जो जैम और जेली आप लोग अपने घर में खाते हैं वो क्या है, डिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, या फिर क्या पॉट ए की तरह होगा या पॉट बी की तरह होगा, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। यू ऑफन, अक्सर आप लोगों ने सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। आप लोगों ने कई तरह के जो डेड मैटर्स होते हैं, जो मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, पत्तियाँ टूटती हैं पौधों से और नीचे गिर जाती हैं, ये डेड होते हैं। ठीक है, कई तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे तितली हो गई, या फिर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हो गए, कीड़े हो गए, मकोड़े हो गए, या फिर कई तरह के जंतु हो गए बड़े बड़े, वो जब मर जाते हैं ग्राउंड पे पड़े रहते हैं। यू फाइंड दैट दे डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम, और आप देखते हो कुछ समय के बाद वो अपने आप क्या होता है, डिसअपीयर हो जाते हैं। ये डिसअपीयर हुए कैसे थे, क्या कोई बायोलॉजिकल कंटेंट था जिसने डिकम्पोज कर दिया ना ऑर्गेनिज्म? तो बता दूं, बिल्कुल सही है, डिकम्पोजर्स एक्ट ऑन द डेड एंड डिकेइंग प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ द प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्टेज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल को, और उनको कन्वर्ट कर देते हैं देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस में। तो कई तरह के सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, और इन्हीं सब्सटेंस को यूज़ कर लिया जाता है पौधे के द्वारा। ठीक है, और एनिमल्स के द्वारा हम लोग भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट, और इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट की देखभाल हो पाती है। ठीक है, हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित हो पाता है। अगर हमारे एनवायरनमेंट में इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना पाए जाए तो हमारे एटमॉस्फेयर में डिकम्पोज बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, और शरीर सड़ेगा, गलेगा, बदबू करेगा, और हमारे एटमॉस्फेयर में सभी चीज़ को गंदा कर देगा। उससे कई तरह की बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बीमारियाँ मृत जानवरों से भी होती हैं। अगर आपके आसपास मोहल्ले में कोई जंतु मर जाता है तो आप लोग नगर निगम को बताते हो कि यहाँ कोई मृत प्राणी है, इसको आप लोग यहाँ से उठा ले जाएं। तो वो लोग करते क्या, उसको वहाँ से उठा के एक ऐसी जगह पे डिकम्पोज कर देते हैं, एक ऐसी जगह पे जाके फेंक देते हैं या गाड़ देते हैं जहाँ पर डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं। ठीक है, तो शहर से बिल्कुल बाहर ले जाते हैं, वहाँ पर इनको डिग्रेड करते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, अभी तक तो बात हो रही थी यूज़फुलनेस की, अब हम लोग बात कर लेते हैं हार्मफुल की। ठीक है, तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, कई तरह के यूज़फुल आप लोगों ने सीखे हैं, कई तरह की अच्छी जानकारी आप लोगों ने प्राप्त की है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। अब कुछ जानकारियाँ हार्मफुल होती हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल है, कहाँ कहाँ ये हार्मफुल होते हैं, इसी के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज, तो कई तरह पे हम लोगों के सामने कई तरह के ऐसे रास्ते दिखते हैं, या फिर कई तरह की ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी सहायता बिल्कुल भी नहीं करते, साथ में कई तरह की डिजीजेस अगर करते हैं और कई तरह की बीमारियाँ फैलाते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल्स। तो कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में जाके हमको कई तरह की बीमारियों से घेर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स की ही बात नहीं होती, एनिमल्स को भी बीमार करते हैं और साथ में पेड़ पौधों को भी बीमार करते हैं। जी हाँ, अगर आपने अपने गमले में पौधा लगाया है तो ध्यान रखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह उपस्थित होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं और हानिकारक भी, हार्मफुल भी होते हैं और यूज़फुल भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। आपका पौधा खराब हो सकता है ड्यू टू द
प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उससे बचाना है तो कई तरह के आप लोगों को स्प्रे गन का यूज़ करना पड़ता है। उसमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं जिसको छिड़काव करके आप लोग अपने पौधे को बचा सकते हो। सच डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनको हम लोग पैथोजेंस के नाम से बुलाते हैं। तो पैथोजेंस आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में फैलाते हैं। ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, भोजन को ख़राब कर देते हैं, क्लोथ कपड़ों को ख़राब कर देते हैं। लेदर्स की अगर आप लोगों ने शूज़ खरीदे हैं, उसको आप लोगों ने प्रॉपर वे में नहीं रखा है तो वो भी आपके शूज़ ख़राब हो सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल एजेंट, जिसको हम लोग यहाँ पर पैथोजेंस कहते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटी। तो जिस प्रकार से आप लोगों ने यूज़फुलनेस के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग स्टडी कर लेते हैं हार्मफुलनेस की। ठीक है, तो कहाँ पर ये हार्मफुल है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। करने वाले हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं, बीमारी फैलाते हैं ह्यूमंस में, इनकी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैथोजेंस के बारे में आप लोगों ने सीखे था, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फैलाते हैं बीमारी, उनको हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। तो पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी, तो हमारे शरीर में जब प्रवेश करते हैं थ्रू द एयर वी ब्रीथ, जो सांस हम लोग लेते हैं, रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं, उसकी सहायता से वो लोग क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट, और जो भोजन हम खाते हैं या फिर जो पानी हम पीते हैं उसकी सहायता से भी ये हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं। इसलिए आप लोगों से कहा जाता है कि दूषित भोजन बिल्कुल मत करें और गंदा पानी या खुला हुआ पानी बिल्कुल मत पिएं, क्योंकि कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें होते हैं, वो हमारे शरीर में चले जाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कई तरह के जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनसे भी ये बीमारी हम तक पहुंच जाती है। ठीक है, और कैरी होते हैं, ये कैरी कर दिए जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कई तरह के एनिमल्स के द्वारा भी ये हम तक पहुंच सकते हैं। माइक्रोबियल डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। तो जो माइक्रोबियल या फिर माइक्रोब का ट्रांसफ़र जो हो रहा है एक डिफेक्टेड पर्सन से दूसरे डिजीजेस वाले पर्सन में या फिर दूसरे स्वस्थ मनुष्य में इसका जो है संचारण हो रहा है, तो ये किसके थ्रू हो सकता है, हेल्दी पर्सन थ्रू एयर के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, फूड के थ्रू हो सकता है, या फिर फिजिकल कांटेक्ट के वजह से भी ये कम्युनिकेबल हो सकता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ आर दैट डिजीज़ जो क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के कांटेक्ट में आने पर फैल जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें, इंक्लूड कॉलरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया एंड द ट्यूबरक्लोसिस। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में अगर आप लोगों से कभी भी कोई पूछता है तो इसका मतलब ये है कि कांटेक्ट वाले पर्सन से एक स्थान तक दूसरे स्थान तक पहुंचने वाली जो डिजीज़ेस होती हैं वो होती हैं कम्युनिकेबल। तो डिजीज़ जो क्या करती हैं, ट्रांसमिट होती हैं, ऐसी डिजीज़ेस को ही हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ करते हैं। और सम कॉमन एग्जांपल ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़ेस यहाँ पर दे दी गई हैं। कौन कौन सी है अपनी कॉपी में इसको जरूर लिखें। सबसे पहले है कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, दीज आर द कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इसको आप लोग जरूर याद करें। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, जब कोई व्यक्ति जिसको ज़ुकाम हो चुका था और उसने छींक दिया था और उसके समकक्ष या फिर सामने कोई स्वस्थ मनुष्य था, जब उसने छींका तो ध्यान रखना छींक के जो पार्टिकल्स बाहर निकले थे, मुंह से जो पार्टिकल्स बाहर निकले, वाटर वेपर बाहर निकला था, वो एक कॉन्टेक्ट पर्सन में चला जाता है या फिर स्वस्थ मनुष्य में जब चला जाता है तो उसमें भी वो कॉमन कोल्ड वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, कैरी कर जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरसेस एंड स्प्रेड इन द एयर, और उसके मुंह से कई तरह के जो यहाँ पर स्प्रेड की बात की जा रही है, तो किसके वायरस स्प्रेड की बात है, तो कॉमन कोल्ड जो होता है एक तरह का वायरल डिजीज़ है। ये क्या होता है, इसके पार्टिकल्स बाहर जब आते हैं मुंह से तो उसमें कई तरह के वायरस जो होते हैं वो गुच्छा बना के रहते हैं, कॉलोनीज बना के रहते हैं और हमारे शरीर में इंटर कर जाते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग, तो सांस लेते समय उस स्वस्थ मनुष्य में भी वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, एंटर कर जाते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, किस प्रकार से आप लोग इनको रोक सकते हो, इनसे बचाव कर सकते हो। वी शुड कीप अ हैंकीशिफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग, छींकते समय नाक पर या मुंह पर
हमको क्या करना है, रुमाल ढक के रखना है वाइल स्नीजिंग, सीखते समय। इट इज़ बेटर देन कीप डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, और हमको सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है जैसे कोरोना के समय में आप लोग फॉलो करते आए हैं। तो इसका मतलब क्या है, कोरोना भी जो बीमारी है या वायरल डिजीज़ है वो भी एक तरह की कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक स्वस्थ मनुष्य में ट्रांसफ़र आसानी से हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हम लोगों को क्या करना है, मास्क लगाना है, क्योंकि छींकते समय इन्फेक्टेड पर्सन जो होगा वो जब छींकेगा तो उसके ड्रॉपलेट उसी मास्क में रह जाएंगे, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, और एक स्वस्थ मनुष्य जिसने भी मास्क पहन रखा होगा वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। ठीक है, समझ में आ गया कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, और काफ़ी कुछ आप लोगों ने आज की इस वीडियो में सीखा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लग रहा है। बस कुछ ही चैप्टर्स बस कुछ ही पेजेस बचे, मैं उसको भी कंप्लीट करा देता हूँ। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, इसलिए एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट्स, कई तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, कई तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं, एनिमल्स होते हैं विच एक्ट एज अ कैरियर्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, डिजीज़ को फैलाने के लिए अपने आप को यूज़ करते हैं। मतलब सपोज़ कीजिए आप लोगों ने मिठाई की दुकान पे गए होंगे, मिठाई की दुकान पे मिठाइयों पर मक्खी बैठी होती है, तो मक्खी भी एक तरह का एजेंट्स होता है, कैरियर्स हो सकते हैं, जो कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। और वो जो इन्फेक्टेड मिठाई थी वो हमने जब खाई तो उसी मक्खी के पैर से वो माइक्रोब्स उसमें चिपक गए थे, और वो चिपके हुए माइक्रोब्स की मिठाई हमने खा ली और हमारे शरीर में माइक्रोब्स पहुंच गए। हाउस फ्लाइज वन ऑफ सच कैरियर, और इस तरह से घरेलू मक्खी एक तरह की ऐसी कैरियर होती है। द फ्लाइट सिट ऑन द गार्बेज एंड द एनिमल एक्सक्रीटा, तो हमारे जो शरीर से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है उस पर मक्खी बैठती है, और वही मक्खी उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर हमारे खाने तक भी आती है। इसलिए जब भी खाना खाएं तो मक्खी को उस खाने पर बिल्कुल भी बैठने मत दें। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन द अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजन। और ध्यान रखिएगा, खुली हुई वस्तु पर अगर कोई मक्खी बैठी है तो उस भोजन को बिल्कुल भी आप लोग मत खाएं। उसको ध्यान से आप लोगों को ये दिमाग में रखना है कि वो कम्युनिकेबल डिजीज़ का एक तरह का कैरियर है जो आपके शरीर में एंटर कर सकता है। तो whoever eats the contaminated food, दूषित भोजन को जो व्यक्ति वो खाएगा, खुला हुआ भोजन, likely to get sick, और वो बीमार पड़ सकता है। So it is advisable, तो आपको एक सलाह दी जाती है to always keep food covered, हमेशा भोजन को ढककर रखें। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, और अवॉइड करें ऐसे भोजन को जो खुला हुआ रखा हो। अनदर एग्जाम्पल ऑफ द कैरियर इज द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, जो एनाफिलीज मॉस्किटो होती है, फीमेल होती है, वो कैरी करती है द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, मलेरिया का पैरासाइट को क्या करती है, ट्रांसमिट करती है, उसको हमारे शरीर के अंदर तक पहुंचाती है। विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, तो मलेरिया बीमारने वाला जो होस्ट था उसका नाम था एनाफिलीज मॉस्किटो, लेकिन जो पैथोजन था वो कोई और था। ठीक है, समझ में आ गई बात। विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, फीमेल एडीज मॉस्किटो एज अ कैरियर ऑफ डेंगू, तो डेंगू वायरस फैलाने वाला या फिर डेंगू फीवर जो हमारे शरीर में हो जाता है, इसको फैलाने वाला फीमेल एडीज मॉस्किटो होता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, किस प्रकार से हम लोग बचाव कर सकते हैं स्प्रेड ऑफ मलेरिया या फिर डेंगू को। तो मलेरिया ना हो या फिर डेंगू ना हो किसी को, तो हम लोगों को कौन कौन सी सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो डायग्राम में। इस तरह से मच्छर अगर आपके घर में पाए जाते हैं तो ध्यान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। फीमेल हमेशा इसी तरह से दिखाई देती है। इस तरह के मच्छर आपके घर में अगर हैं तो आप लोग मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें। ठीक है, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द फूड नेबरहुड, तो आप लोगों से टीचर जो होता है वो कहता है कि खुले हुए स्थानों पे जो पानी रुक जाता है इसको बिल्कुल मत रुकने दें। कूलर रखा हुआ है उसमें पानी जमा हुआ रखा है तो इसको बिल्कुल निकाल दें। ठीक है, ये सब कुछ इसी वजह से कहता है क्योंकि जो मच्छर होते हैं वो अपने लार्वा या फिर अपने अंडे उन्हीं रुके हुए पानी पर देते हैं। ठीक है, इसलिए अगर पानी रुका हुआ है तो उसमें मिट्टी तेल का छिड़काव जरूर कर दें, जिसमें वो जो मॉस्किटोज़ के जो लार्वा है वो डेड हो जाएं। तो डेड जब हो जाएंगे तो ऑल मॉस्किटोज, जितने भी मच्छर होते हैं, ब्रीड इन वाटर, पानी में ही अपने अंडे देते हैं, लार्वा देते हैं। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, तो हमको क्या करना है, कहीं पर भी पानी जमा होने बिल्कुल नहीं देना। इन कूलर्स, टायर्स,
फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी गेट या फिर वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज़ फ्रॉम ब्रीडिंग। तो हम लोग पानी को अगर रुके हुए पानी को बिल्कुल क्या करें, एकदम से हटा दें, तो जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो अपने लार्वा नहीं दे पाएंगे, जिससे हम लोग अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं डेंगू और मलेरिया से। ठीक है, क्योंकि डेंगू और मलेरिया वाले जो मच्छर होते हैं या फिर मच्छर होते हैं या फिर मच्छर की सारी वैरायटीज़ जो होती हैं वो अपने लार्वा या अंडे पानी में ही, रुके हुए पानी में ही देते हैं। इसलिए अगर रुका हुआ पानी आप लोग निकालने में सक्षम नहीं हो तो उसमें आप लोग मिट्टी का तेल का छिड़काव करते हैं, जिससे उनके लार्वा डूब जाएंगे और वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो क्या करना है, ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो आप लोगों को एक लिस्ट तैयार करनी है जिसकी वजह से आप लोग मलेरिया को रोक सकें। तो मलेरिया के स्प्रेडिंग को आप लोग अच्छे से रोक सकें, कौन कौन सी लिस्ट में आप लोग ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर को इस्तेमाल करते हो ये अपनी लिस्ट में ज़रूर लिखें। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कुछ कॉमन डिजीजेस हैं जो हमारे शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा पहुंचते हैं। तो कौन कौन सी डिजीजेस हैं, ध्यान से याद कर लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाता चल रहा हूँ। तो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, बैक्टीरिया से फैलती है विद द हेल्प ऑफ एयर। तो एयर की सहायता से ये ट्रांसमिट होती है। और क्या करना है यहाँ पर, प्रिवेंटिव मेजर किस प्रकार से आपको इससे बचना है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग टू द पेरेंट्स वे। तो यहाँ पेशेंट अवे, तो आप लोगों को दूषित, ध्यान रखिएगा, इन्फेक्टेड पर्सन से बिल्कुल दूरी बनानी है। आइसोलेशन में जब तक वो रहे आप लोगों को उससे बिल्कुल भी टच नहीं करना है, बिल्कुल बात नहीं करनी, थोड़ा दूरी बना के रहना है। ठीक है, ऐसे पर्सन जिसको टीबी हुआ होगा उसके जब वो खांसेगा या छींकेगा तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बाहर आएंगे, आपके शरीर तक जाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं आना, दूरी का प्रयोग करना है, उचित दूरी बनाए रखें जिसमें वो पार्टिकल्स ज़मीन पर ही गिर जाएँ और डिस्ट्रॉय हो जाए उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मीजल्स इज़ अ टाइप ऑफ वायरल डिजीज़ और ये भी किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, एयर। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से बताया गया कि आपको क्या करना है। तो क्या करना है, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट द सूटेबल एज। तो एक समय पर वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो इन सभी के लिए वैक्सीन बन चुकी है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, वैक्सीन है तो आपको इस तरह की बीमारियां नहीं लग पाएंगी। ठीक है, अगला चिकन पॉक्स जो कि वायरल डिजीज़ है, एयर और कॉन्टैक्ट पर्सन के थ्रू आता है ये। ठीक है, बिल्कुल यही चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है जो आप लोगों ने ट्यूबरकुलोसिस के लिए पढ़ा, जो आपने मेजल्स के लिए पढ़ा, जो चिकन पॉक्स के लिए था, वही पोलियो के लिए भी आप लोगों को पढ़ना है। तो पोलियो भी एक तरह का वायरल डिजीज़ है और इसका भी यहाँ पर वैक्सीन तैयार हो चुका है जो आपने पिया भी होगा 2 बूंद। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे है सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़ जिसका नाम है कॉलरा एंड टाइफाइड। तो ये दोनों ही क्या है, डिजीज़ेस हैं और ये कॉज किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से। ठीक है, बैक्टीरिया से होते हैं। कैसा होता है कॉलरा, ठीक है, किस प्रकार से कॉलरा स्प्रेड होता है, तो वाटर और कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू होता है। तो दूषित भोजन और दूषित पानी से हमारे शरीर में क्या होता है, पहुंच जाता है। इसी प्रकार से टाइफाइड भी एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये कैसा होता है, कंटेमिनेटेड वाटर से, दूषित पानी से हमारे शरीर में पहुंचता है। तो कॉलरा और टाइफाइड दोनों ही पानी से होने वाले डिजीज़ेस हैं और बैक्टीरिया की सहायता से हमारा जो है ये डिजीज़ेस होते हैं। करना क्या है, बचाव कैसे करना है, बिल्कुल इसी तरह से बचाव करना है, मेंटेन करना है पर्सनल हाइजीन, स्वच्छता बनाए रखनी है एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। और अपने आप को हमेशा ध्यान रखिएगा, गुड सैनिटरी हैबिट्स का इस्तेमाल करना है, जैसे हाथ समय समय पर धोना है, खाना खाने से पहले हाथ धोना है और दूषित भोजन और दूषित पानी बिल्कुल नहीं पीना, खुला हुआ पानी बिल्कुल नहीं पीना है, खुला हुआ भोजन बिल्कुल नहीं करना है, कंज्यूम प्रॉपरली कुक फूड और पका हुआ ही भोजन खाएं एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। वैक्सीनेशन, ठीक है, वैक्सीनेशन इज ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट दीज डिजीजेस। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस बी की। तो ये भी वायरल डिजीज़ है, कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू हमारे शरीर में पहुंचता है। क्या करना है, पानी को गर्म करके बॉईल करके पीना है और इसका वैक्सीनेशन भी तैयार हो चुका है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जब भी आपके स्कूल में कभी लगवाने के लिए आए तो उसको ज़रूर लगवाएं। ठीक है, या अस्पतालों में भी ये लगता है, आप लोग ज़रूर इसका वैक्सीनेशन लगाएं। मलेरिया प्रोटोजोन के थ्रू होता है, ध्यान रखिएगा। मलेरिया कई बच्चे लगा के आते हैं, मॉस्किटो, ध्यान रखिएगा। मॉस्किटो तो एक था एजेंट जिसकी वजह से ये ट्रांसमिट हो रहा था, कैरियर्स की तरह, एक तरह का कैरियर्स था मॉस्किटो, लेकिन जो मेनली होता है वो क्या होता है, प्रोटोजोआ। ठीक है, इसका जो कैरियर होता है वो क्या होता है, मॉस्किटो। ठीक है, आपको क्या करना है, कैसे बचाव करना है इसका, यूज़ मॉस्किटो नेट, आप लोगों को मच्छरदानी का उपयोग करना है। रिपेलेंट और कई तरह के रिपेलेंट्स आते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मच्छर कॉइल जलाने के लिए आता है। स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। और बिल्कुल जैसे अभी सबसे समझाया गया था कि पानी में रुके हुए पानी को आप लोगों को हटा देना है, जिसमें वो जो मच्छर के अंडे होते हैं वो बिल्कुल भी जो है पनप ना पाएँ और आगे बिल्कुल ना बन पाएँ। तो आगे बढ़ते हैं। सम
कॉमन पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, इसको भी स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ द कॉमन डिजीजेस अफेक्टिंग ह्यूमंस, तो कई तरह की ह्यूमंस डिजीजेस हैं। देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्यू जनरस मेथड्स ऑफ द प्रिवेंशन गिवन टेबल नंबर 2.1, तो 2.1 में आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। इन अदर एनिमल फॉर एग्जांपल एंथ्रॉक्स एंड द डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाय द बैक्टीरियम, तो सिर्फ ह्यूमन में ही नहीं, ये एनिमल्स में भी क्या होती है, स्प्रेड होती है, कॉज बाय द बैक्टीरियम। फूट एंड माउथ डिजीज कैटल इज कॉज बाय द वायरस, जो फूट एंड माउथ डिजीज़ होती है ऑफ कैटल में, ये कॉज की जाती है एक वायरस के थ्रू। ठीक है, अब हम लोग कुछ मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है ये पॉइंट, इसको भी ज़रूर देखें। तो यहाँ पर जो बताया गया इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन प्लांट बट ऑल्सो इन द अदर एनिमल। थोड़ा सा मैंने यहाँ पढ़ दिया था, फिर से मैं पढ़ देता हूँ कि कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ ह्यूमंस में ही ये ट्रांसमिट नहीं होते, प्लांट में ही ट्रांसमिट नहीं होते, बट ऑल्सो इन अदर एनिमल। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रॉक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाय द बैक्टीरियम, तो बैक्टीरियम के द्वारा हमारे शरीर में भी और एनिमल्स में भी ये ट्रांसमिट होता है और बहुत ही खतरनाक बीमारी पैदा करता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो हेडिंग है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, तो प्लांट्स में किस प्रकार से डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं डिजीज़ को इन प्लांट्स लाइक व्हीट, तो गेहूं में भी रोग होता है, चावल में भी रोग होता है, पोटैटो मतलब आलू के पौधे में भी रोग होता है, शुगर केन मतलब गन्ने के पौधे में भी होता है, ऑरेंज मतलब संतरे में भी, एप्पल सेब में भी, और अदर द डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स, सी टेबल नंबर 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीज़। तो आप लोगों को 2.2 एक चार्ट दिखाया जा रहा है जिसमें आप लोगों को प्लांट डिजीजेस भी बताई गई, दे कैन बी कंट्रोल बाय द गिवन मेजर। तो आप लोग इसको किस प्रकार से अपने पौधे को बचा सकते हो या फिर किस प्रकार से इन डिजीजेस से आप लोग बचाव कर सकते हो अपने पौधे का, तो यहाँ पर कुछ मेजर है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है, सिट्रस कैंकर। ठीक है, प्लांट डिजीज़ का नाम है सिट्रस कैंकर। तो सिट्रस मतलब खट्टे पौधे में लगने वाला, बेसिकली किसमें होता है, नींबू में पाया जाने वाला रोग है। तो सिट्रस कैंकर इज़ अ डिजीज़ कॉज बाय द बैक्टीरिया और ये ट्रांसमिट होता है एयर के थ्रू। ठीक है, वायु को थोड़ी कंटेमिनेटेड वायु जो होती है वो पौधे में जब जाती है तो उसमें बैक्टीरिया जो होता है वो एंटर कर जाता है और इस वजह से पौधा गंदा दूषित हो जाता है। ठीक है, और उसमें कई तरह की पैचेस दिखने लगते हैं, आप लोग नींबू देख सकते हो। उसके बाद वीट में एग्जांपल है रस्ट ऑफ वीट, फंगस के थ्रू होता है, एयर सीड्स के थ्रू होता है, मतलब वायु से या फिर सीड के थ्रू भी ये कंटेमिनेटेड होता है, तो इस तरह से उसकी पत्तियां हो जाती हैं रस्ट ऑफ वीट, तो इस तरह से आपको पैचेस दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद येलो वेन ऑफ मोज़ाइक ऑफ द भिंडी, तो भिंडी में मोज़ाइक डिजीज़ होती है जिसमें भिंडी का जो पौधा का जो पत्ता होता है वो बेकार हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ये इंसेक्ट के थ्रू कैरियर के माध्यम से पहुंचता है और इसको फैलाने वाला जो होता है वो वायरस होता है। ठीक है, वायरल डिजीज़ है जो पौधे में पाई जाती है। आगे क्या करना है, ध्यान रखना, यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोज, तो कई तरह के केमिकल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करने पर हम लोग इनसे बच सकते हैं। ठीक है, पौधे इनसे बच सकते हैं। अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर अस, जैसे फूड पॉइजनिंग, तो खराब दूषित भोजन करने से या दूषित फल खाने से भी हम लोगों में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो बूझो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी, बूझो को इन्वाइट किया गया था उसके दोस्त के द्वारा एक पार्टी में, एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ, और उसने कई तरह के वैरायटी ऑफ फूड स्टेप खाई थी। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, और जब वह वापस घर पहुंचा तो उसने उल्टियां करना चालू कर दी। ही हैड टू बी टेकन अ हॉस्पिटल, और उसको तुरंत क्या किया गया, अस्पताल ले जाया गया। द डॉक्टर सेड दिस द कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, और डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि इसको फूड पॉइजनिंग की समस्या है। पहेली वंडर्स थी, पहेली को आश्चर्य हुआ, हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन, किस प्रकार जो भोजन होता है वो जहर बन जाता है, किस प्रकार से जहर बन जाता है, ये पहेली सोचने लगी, आश्चर्य हो गया उसको इस तरह से। तो फूड पॉइजनिंग could be due to the consumption of the food spoiled by the microorganism, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी फूड को क्या करते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। अगर उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला भोजन अगर हम लोग कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो हम लोगों में वो समस्या आ सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन फूड सम टाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, कई तरह की टॉक्सिक मतलब जहरीले सब्सटेंस उसमें निकालते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस, और वो क्या होता है, भोजन को दूषित कर देता है। सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है, इसलिए इस प्रकार के भोजन से बचें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट बीइंग स्पॉइल ओवर। ठीक है, तो अगर आपने आलू बनाए हैं और आलू को आप लोगों ने गर्मी में रख दिए हैं, ढक के रख दिए हैं, और गर्मी थी वहाँ पर,
और उसके बाद शाम को या रात में वही आलू आपने निकालें तो उसको ध्यान से इसकी स्मेल ज़रूर देख लें, कहीं वो दूषित तो नहीं हो गया, ख़राब तो नहीं हो गया, उसको बिल्कुल मत खाएं। अगर आप खा सकते हो उसको और बाद में आपको उल्टियाँ होती तो इट इज़ अ कॉज ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग, और आपको पॉइजनिंग हो सकती है फूड के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फूड प्रिजर्वेशन, किस प्रकार से हम लोग अपना भोजन प्रिजर्व करके रख सकते हैं, सुरक्षित करके रख सकते हैं भोजन को। तो चलिए बात कर लेते हैं 2.5 फूड प्रिजर्वेशन। इन चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने पढ़ा था, वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन। किस प्रकार से हम लोग ग्रेन्स को अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक फूड, किस प्रकार से भोजन को पकाकर हम लोग घर में रखते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अम्यूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन एज अटैक्ड बाय द फंगस। तो फंगस के द्वारा जो ब्रेड होती है उसमें फंगस हो जाता है, अगर उसको खुला रख देंगे और उसको काफ़ी दिनों तक रखे रहेंगे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, हमारा जो फूड होता है इसको स्पॉइल कर देगा, ख़राब कर देगा। स्पॉइल फूड इमिट्स बैड स्मेल, और जो स्पॉइल ख़राब भोजन होता है उसका जो गंध होती है बहुत ही दूषित होती है, बहुत ही बेकार होती है, एज ए बैड टेस्ट एंड चेंज कलर, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है, टेस्ट भी चेंज होता है। स्पॉइल ऑफ फूड है द केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि उसमें कई तरह की केमिकल रिएक्शंस बनना स्टार्ट हो जाती हैं। पहली बॉट सम मैंगोज, पहली ने कुछ मैंगो खरीदे बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर ए फ्यू डेज, और वो कुछ दिनों तक वो भोजन कुछ दिनों तक वो मैंगोज नहीं खा पाई। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल एंड रोटेन, और कुछ दिनों बाद वो जो फल थे या वो मैंगो थे वो स्पॉइल्ड हो गए, ख़राब हो गए और सड़ गए। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम, सी इज़ कन्फ्यूज। जबकि उसने देखा था कि यही मैंगो जब कच्चे थे उसकी ग्रैंड मदर ने क्या किया था, काफ़ी सालों तक संभाल के रखा था, उसका अचार बना के खाया भी गया था, काफ़ी सालों तक उसको प्रिजर्व किया गया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ ये मैंगो ख़राब हो जाते हैं और दूसरी तरफ जो अचार होते हैं उसी मैंगोज़ के ही अचार होते हैं, काफ़ी सालों तक रखे जा सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो कंफ्यूज हो गई। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड टू प्रिजर्व फूड इन आवर होम्स। तो हम लोग कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव मेथड्स बताए जा रहे हैं। वी हैव टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग अपने भोजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसमें से जाने से रोक सकते हैं। तो कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स मेथड होते हैं उनके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल मेथड, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स, जो नमक होता है या फिर एडिबल ऑयल्स खाने वाला जो तेल होता है, दीज आर द कॉमन केमिकल्स होते हैं जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और बेसिकली इनका इस्तेमाल हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए करते हैं। देयर फॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, इसी वजह से इनको प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स, अचार बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, क्योंकि माइक्रोब्स अटैक नहीं कर पाते। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटासल्फाइड, दीज आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव, दीज आर ऑल्सो यूज इन द जैम्स एंड स्क्वैसेस ऑफ द चीक्स केयर स्पॉइलेज। और क्या होते हैं, जैम्स को सड़ने गलने से बचाते हैं, काफ़ी दिनों तक जैम को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो उसमें मिलाते क्या है, यहाँ पर नाम बताए गए, सोडियम बेंजोएट एंड द सोडियम मेटासल बाइसल्फाइड, दीज आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज इन जैम। ठीक है, जैम में प्रयोग किए जाने वाले दोनों चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं, इसको अपनी कॉपी में जरूर लिख लें जिसमें आपको याद रहे। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, तो किस प्रकार से जो सामान्य नमक होता है जिसको हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, किस प्रकार से ये प्रिजर्वेशन की तरह कार्य करता है। तो कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस, तो कई वर्षों तक इसको हम लोग कई वर्षों तक हम लोग अपने भोजन को बचाने के लिए, दूषित होने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मीट एंड फिश आर द कवर्ड विद द ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, तो इसका इस्तेमाल हम लोग मछलियों को जब हम लोग रखते हैं घर में तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं जिसमें वो ख़राब ना हो जाए। सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट आंवला, जब हम आंवला का बनाते हैं मुरब्बा तो उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। रॉ मैंगोज, जो कच्चे आम होते हैं, टेमरिन इमली होती है, उसको भी प्रिवेंट किया जाता है इसी की सहायता से। तो कॉमन सॉल्ट ऑल्सो प्रिजर्वेटिव्स मेथड होता है एक तरह का। अगला है प्रिजर्वेशन बाय शुगर, तो शुगर किस प्रकार से प्रिजर्वेशन की तरह कार्य करता है। तो जैम्स एंड जेलीज एंड स्क्वैसेस एंड प्रिजर्व बाय द शुगर्स, इनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल, शुगर्स का। किस चीज़ के प्रिवेंशन में, जैम्स में, जेलीज में एंड स्क्वैसेस, कई तरह के जो फल होते हैं उनका रस निकाल के हम लोग इसको संभाल के रख सकते हैं। तो शुगर क्या करता है, रिड्यूस करता है द मॉइस्चर कंटेंट, उस नमी को रोक देता है, विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं और हमारा भोजन दूषित करते हैं। तो इस चीज़ को बढ़ाने से ही क्या करता है, ये रोक देता है। अगला प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर,
तो किस प्रकार से जो तेल होता है, किस प्रकार से जो सिरका होता है, ये हमारी सहायता करता है प्रिजर्व करने में हमारे भोजन को। तो यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स द स्पॉइलेज ऑफ द पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में जहाँ विनेगर और ऑयल का इस्तेमाल किया गया है उसमें वो जिंदा नहीं रह पाता। वेजिटेबल, फ्रूट, फ्रेश एंड मेड आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। तो कई तरह की सब्जियों को भी हम लोग इसकी सहायता से प्रिजर्व करते हैं, काफ़ी समय के लिए बचा के रख पाते हैं। अगला है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। कई तरह के हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है, या हम लोग अपने भोजन को बचाते हैं इसकी सहायता से भी। तो आप लोगों ने देखा होगा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। तो दूध का पैकेट जब आप लोग मार्केट से परचेज़ करके लाते हो तो उसको आप लोग गरमाते हो, या फिर आप लोगों ने कहीं दूध मंडी से दूध खरीदा और उसको आप लोग घर लाए, घर में लाने के बाद उसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते हो, उसको पहले बॉयल करते हो, उबालते हो, तब उसके बाद इस्तेमाल करते हो। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे कही, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज। इस्तेमाल करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, उबालना पड़ता है, ठीक है। बॉइलिंग किल्स मैनी, जो बॉइलिंग होता है वो किल्स कर देता है कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हमारे उस दूध में पाए जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर बॉडी इन द रेफ्रिजरेटर, और इसी तरह से रेफ्रिजरेटर में हम लोग क्या करते हैं, अपने भोजन को रख देते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो जिस प्रकार से ठंडा करने पर भी हम लोग माइक्रोब से बचाव कर सकते हैं, और किसी भोजन को गर्म करके भी काफ़ी समय तक रखा जा सकता है क्योंकि उसमें दूषित माइक्रोब्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वाई डज द मिल्क दैट कम इन द पैकेट नॉट स्पॉइल। जो पैकेट वाला दूध आता है, जैसे सपोज़ करिए कल का दूध आप लोग पैकेट का लेके आए, उसको रख दिया रेफ्रिजरेटर में या फिर उसको आपने ठंडे युक्त वातावरण में रख दिया, वो आप 2 दिन 3 दिन बाद निकालो तो वो ऐसे ही बना रहेगा। इसका रीज़न बताते तो सिंपली वे में आप लोगों ने पढ़ा था लुईस पॉस्चर के बारे में, तो उसमें पॉस्चराइजेशन भी एक मेथड था जिससे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो वाई डज द मिल्क दैट कम इन द पैकेट नॉट स्पॉइल। माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ पॉस्चराइज। व्हाट इज़ पॉस्चराइजेशन। तो मेरी माता ने इसको, किसकी माता ने, इस लड़के की माता ने इसको बताया था कि जो मिल्क हम लोग मार्केट से ख़रीद करके लाते हैं वो पॉस्चराइज्ड मिल्क होता है। आप लोग भी पैकेट पे पढ़ सकते हैं पाश्चरीकृत मिल्क या पाश्चरीकृत दूध या पाश्चराइज्ड मिल्क, आपके उस पैकेट पे लिखा होगा। तो इस लड़के ने पूछा ये पाश्चराइजेशन होता क्या है। चलिए बात कर लेते हैं पाश्चराइजेशन की। तो पाश्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स से बिल्कुल फ्री होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल भी मौजूद नहीं होते हैं जब तक वो पैकेट बंद है। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। तो 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वो उबाला जाता है एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, और उसको बाद में ठंडा कर लिया जाता है। बाय डूइंग सो, इस तरह से इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देता है। दिस प्रोसेस डिस्कवर्ड बाय लुईस पॉस्चर, और इसको ही पॉस्चराइजेशन कहते हैं। तो लुईस पॉस्चर आप लोगों ने पढ़ लिया। फर्मेंटेशन की डेफिनेशंस बता रहा था जब मैं, तब मैंने लुईस पॉस्चर के बारे में आप लोगों को बताया था। 1857 में फर्मेंटेशंस को खोजा गया था, ठीक है। फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें शुगर से हम लोग क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, अच्छे से सीखते चले, यही मेरा उद्देश्य है। अगला जो टॉपिक है वो है स्टोरेज एंड पैकिंग, ठीक है। किस प्रकार से अपने फूड को हम लोग स्टोर करके रखते हैं, पैकिंग करके रखते हैं। जैसे टेढ़े मेढ़े कुरकुरे आप लोगों ने खाए होंगे, अंकल चिप्स वगैरह इस्तेमाल किया होगा, उसको दुकानदार काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रखता है अपनी दुकान में, उसको काफ़ी लोग खरीदते हैं, बाद में काफ़ी समय बाद भी खरीद सकते हैं, और वो वैसा के वैसा ही पैकेजिंग में बना रहता है। तो पैकेट में किस प्रकार से सही बना रहता है, तो दीज डे ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर स्टोर्ड या सोल्ड इन द सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो एयर टाइट पैक्स में हमारा भोजन रहता है और उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं माइक्रोब से, ठीक है, बचा सकते हैं। अब जो बात होने वाली वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की आप लोगों ने पढ़ा था, याद कीजिए आज ही का टॉपिक अभी आप लोग पढ़ चुके थे। सॉइल मिट्टी में कई तरह के बैक्टीरिया, कई तरह के फंगस या फिर कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं मिट्टी में। ब्लू ग्रीन एल्गी भी आप लोगों ने पढ़ा था जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, याद आ रहा। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर बात की जा रही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया की। तो यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम। तो राइजोबियम के बारे में आप लोगों ने क्लास 6 में और क्लास 7th में पढ़ रखा था। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए। और लेगुमिनस प्लांट जो पल्सेस होती हैं, दाल वाले जितनी भी वैराइटीज़ होती हैं, रिकॉल दैट राइजोबियम जो लीव्स इन द रूट ऑफ नोड्यूल्स, और ये उनकी जड़ों में पाए जाते हैं, सच एज बीन्स एंड पीस, मटर के पौधे में, विच
विद विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें पौधे के साथ साथ वो बैक्टीरिया या वो जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया था वो दोनों ही आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की। सम टाइम नाइट्रोजन गेट्स फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ द लाइटनिंग, कई तरह की लाइटनिंग जो प्रोसेस होती है उस समय भी नाइट्रोजन फिक्स होती है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कॉन्स्टेंट रहती है। 78% जो थी वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, ये कभी भी घटती बढ़ती नहीं है। यू मे वंडर हाउ इट इज़, आपको आश्चर्य होगा ये जान के। लेट अस अंडरस्टैंड यूज़ इन द नेक्स्ट सेक्शन, और इसको हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं अपने अगले सेक्शन में। तो चलिए, आपके सामने रूट दिखाई दे रही है लेगुमिनस प्लांट की विथ रूट नोड्यूल्स के साथ। तो यहाँ पर कई तरह के बैक्टीरियम आप लोग देख सकते हैं, तो ये होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन साइकिल किस प्रकार से वर्क करती है, आपके सामने डायग्राम होगा, उसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। आर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस, और नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारे शरीर में भी नाइट्रोजन पाई जाती है, पेड़ पौधों में भी नाइट्रोजन पाई जाती है, सभी जगह नाइट्रोजन होती है। पार्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का ही एक भाग होता है। क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन आल्सो देयर। द एटमॉस्फेरिक, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन उपस्थित होती है, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट, ये आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, और एनिमल्स के द्वारा इनको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं, प्रेजेंट इन द सॉइल, और फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, उस एटमॉस्फेयर से फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को एंड कन्वर्ट कर देते हैं इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कई कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। वंस नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड में जब कन्वर्ट हो जाता है, इट कैन बी यूटिलाइज बाय द प्लांट, और प्लांट के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम, और रूट सिस्टम की सहायता से नाइट्रोजन इज यूज बाय द प्लांट्स और सिंथेसाइज ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। ठीक है, और पौधे द्वारा इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। एनिमल्स फीडिंग ऑन द प्लांट्स, और एनिमल क्या करता है, उसी प्लांट को खा लेता है, और वो प्रोटीन उसके शरीर में पहुंच जाती है, या फिर वो न्यूट्रिएंट्स जो था, नाइट्रोजन था, उसके शरीर में पहुंच जाती है। इस तरह से ट्रांसमिशन होता है नाइट्रोजन कंपाउंड का हमारे तक। ठीक है, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, जब ये मर जाते हैं, प्लांट और एनिमल डाई हो जाते हैं, तो बैक्टीरिया इन पर एक्ट करता है एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्टेज इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड यूज बाय द प्लांट अगेन। और दोबारा से किस प्रकार पौधा उसको यूज़ कर पाता है, तो समझ में आ गया होगा आपको क्या चीज़, कि एनिमल और प्लांट जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उस पर बैक्टीरिया क्या करता है, अपना प्रभाव डालता है और उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल होता है। तो आप लोगों ने पढ़ भी रखा था कि जब कोई जीव मर जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, और उसको हम लोग एक हेल्पफुल सब्सटेंस के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, और वापस इसका इस्तेमाल पौधों द्वारा कर लिया जाता है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम नाइट्रोजन गैस या विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, और ये वापस से हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है, जिसकी वजह से द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इस एटमॉस्फेयर रिटेन्स या रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट रहते हैं, हमेशा 78% बने रहते हैं। तो आपके सामने एक साइकिल दिखाई दे रही होगी जिसमें यहाँ पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कई तरह के नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की वजह से, ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से फिक्स कर दिए जाते हैं सॉइल में, या फिर दूसरा प्रोसेस है लाइटनिंग फिक्स नाइट्रोजन। तो दोनों ही तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, और इस तरह से कंपाउंड तैयार होता है, और इसका जो यूज़ होता है कई तरह के एनिमल्स बाय प्लांट, या फिर प्लांट को हम लोग जब खाते हैं तो एनिमल्स टेक कर लेते हैं, और इसी तरह से जब ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो नाइट्रोजन वेस्ट एंड एक्सक्रीशन एंड डेथ, ये तीनों चीज़ें यूज़ कर ली जाती हैं इसी कंपाउंड को तैयार करने में, और वापस से पेड़ पौधे इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है, और हमारे वायुमंडल में 78% जो नाइट्रोजन होती है वो कांस्टेंट रहती है, बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आज के चैप्टर में काफ़ी कुछ सीख लिया, जिसमें मेन कीवर्ड्स थे एल्गी समझ में आ गया, एंटीबायोटिक समझ में आ गया, एंटीबॉडीज समझ में आ गया, बैक्टीरिया समझ में आ गया, कैरियर्स क्या होते हैं ये भी आप लोगों ने सीख लिया, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है ये भी सीख गए, फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है, फंगी क्या होता है, लैक्टोबैसिलस क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, और नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या कहलाता है। काफ़ी कुछ सीख लिया इसका मतलब आज के इस चैप्टर में। पास्चराइजेशन मेथड, पैथोजेंस क्या होते हैं, प्रिजर्वेशंस क्या होता है, प्रोटोजोआ क्या होता है, राइजोबियम क्या होता है, वैक्सीन किस प्रकार से बनती है ये भी आप लोगों ने सीख लिया, और वायरस क्या होता है, कौन कौन से वायरल डिजीज़ होती हैं ये भी सीख लिया, और ईस्ट क्या होता है ये भी आप लोगों ने सीख लिया। चलिए कुछ मेन पॉइंट या मेजर पॉइंट पढ़ लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स हैं आपके इस बुक में दिए हुए हैं सबसे एंड में,
तो इसको भी मैं बता देता हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, एंड नॉट विजुअल, अनएडिडाइज, और हमारी आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, सभी तरह के एनवायरनमेंट में रहने में सक्षम है, और रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट इन द हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू अ मर्शी लैंड, सभी जगह ये पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द एयर, वाटर एंड द बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये सभी जगह पहुंच जाते हैं, एनिमल्स में पहुंच जाते हैं, प्लांट्स में पहुंच जाते हैं, वाटर एयर सभी जगह ये पहुंच जाते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर हो सकते हैं और साथ में मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगस या फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम कॉमन एल्गी, वायरसेस थ्रू द डिफरेंट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर्ड एज ए माइक्रोब्स। तो 4 ग्रुप बना हुआ था, उसके साथ में आप लोगों ने 5 ग्रुप भी पढ़ लिए। वायरस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म, दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल सेल। तो ये जो वायरस होते हैं जब ये एटमॉस्फेयर में होते हैं तब ये नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन जैसे ही किसी लिविंग होस्ट में जाते हैं, एंटर करते हैं, जब एनिमल्स में जाते हैं, प्लांट में जाते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जाते हैं, तब ये अपने आप में क्या हो जाते हैं, लिविंग हो जाते हैं और मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं और क्या करते हैं, डिजीज़ फैला देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन एंड मेडिसिन एंड अल्कोहल, तो अल्कोहल बनाने में इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्टेज, तो कई तरह के ऑर्गेनिक वेस्टेज को डिकम्पोज करने में सहायता करते हैं। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल सब्सटेंस एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट, तो हमारे एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट को स्वच्छ बनाते हैं यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, थोड़े पॉइंट और देख लेते हैं। प्रोटोजुवंस कॉज सीरियस डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड द मलेरिया, ये जो प्रोटोजुवंस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, ये भी करते हैं कई तरह की बीमारियां, जैसे डिसेंट्री हो गया या फिर मलेरिया हो गया। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन आर फूड, तो कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड पर बनते हैं, कॉज फूड पॉइजनिंग, और फूड पॉइजन तैयार करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड इन द रूट ऑफ नोड्यूल लेगुमिनस प्लांट, तो लेगुमिनस प्लांट के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं और फिक्स करते हैं नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इनटू सॉइल, इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, और उसका इस्तेमाल पेड़ पौधों द्वारा कर लिया जाता है। सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजन गैस, और बिल्कुल उसी तरह से जो कंपाउंड तैयार हुआ था नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस में, और विच इज़ रिलीज्ड, और वो वापस से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। इसी वजह से नाइट्रोजन का जो रेशियो रहता है 78% का, वो कांस्टेंट रहता है इसी वजह से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप लोग ये सारी एक्सरसाइज करने में सक्षम हो पाओगे और इसको ज़रूर सॉल्व करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। जो प्रोजेक्ट यहाँ पर दिखाया गया, अगर आप लोग इसको कर सकते हो अपने घर पे बैठ के, तो इसको ज़रूर करो। और मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोग शेयर लाइक ज़रूर करोगे। पूरा वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।